बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जो है उसको चार्जशीट कर दिया गया। इस पे बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कभी मुज़ाकरात की बातें, मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाती है और कभी ज़ाहिर है पीटीआई की जानब से सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो अनाउंस किया गया है और उसका जिक्र किया जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है, जो तलखी है वो बरकरार है, इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि आज आईनी बेंच के सामने 190 मिलियन पाउंड केस के बानी पीटीआई की जानब से सवालात के जवाब भी जमा करवा दिए गए हैं। इसकी डिटेल्स पे भी बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, मोहम्मद नौशाद अली, बतूल राजपूत और ईसा नकवी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं? आप चार्जशीट किया गया है फैज़ हमीद साहब को, आपको पता है, और उसकी सारी डिटेल्स भी सबके सामने आ गई हैं। व्हाट नेक्स्ट? चार्जशीट का जो सिविलियंस में जो ट्रायल होते हैं उसमें तो चार्जशीट का मतलब ये होता है कि ट्रायल का आगाज़ है, ट्रायल शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि ये जीएचक्यू हमला केस में भी चार्ज जो फ्रेम हुआ, तो या बाकी केसेस में भी जो हम ट्रायल देखते हैं, तो चार्जशीट का मतलब तो ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और अब जो है वो उनको चार्ज फ्रेम जो है वो हो चुका है मुलज़म पर। अब मिलिट्री साइड पे जो बताया जा रहा है, इसका मतलब तो यही है कि उनको चार्ज फ्रेम हुआ है और उसके बाद अब ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसके बाद फैसला होना है कि इन पे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और साथ ही उनको जो वकला हैं जो अपनी मर्ज़ी का वो वकील भी रख सकते हैं, जो उन्होंने मतलब बताया गया है कि उन्होंने कर भी लिया है वकील, तो वो अब उस केस की पैरवी करेंगे और केस जो है वो आगे बढ़ेगा। आज की प्रेस रिलीज़ बज़ाहिर उसके दो हिस्से नज़र आते हैं। एक तो जो फैज़ हमीद हैं उनको जब गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ जो एक हाउसिंग सोसाइटी के से जुड़ा हुआ एक वाक़या, उस को बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। एक तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो मेन उस पे जो चार्जशीट किया गया है वही मामला है या उससे जुड़े हुए एक दो मामलात हैं। बाकी दूसरा जो हिस्सा है इस प्रेस रिलीज़ का 9 मई या दीगर जो इस हवाले से इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि वो तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। तो इट मीन कि आधा हिस्सा ये बता रहा है कि प्रीवियस जो कुछ हुआ उस पर चार्जशीट किया गया है और आइंदा आगे जो है वो उनको मज़ीद बाकी मामलात में भी उनकी तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। अब इसमें दो और जहतें हैं। एक नंबर 1 तो ये है कि इंटरनली जो एहतसाब का जो निज़ाम है या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किसी भी इदारे में, वो एक पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखें तो वो एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हर किसी के ख़िलाफ़ किसी भी लम्हे कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करेगा या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को या मतलब जो भी लॉज हैं उनको अगर वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अब देखना ये है कि ये ट्रायल कितने अरसे में आगे बढ़ेगा। जो मेरी मालूमात के मुताबिक ट्रायल जो है वो बड़ा स्पीडी ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर सज़ा का मरहला आएगा। वैसे ये मतलब बात चल रही थी कि शायद जब वो सज़ा सुनाई जा रही है या सुनाई जा सकती है जल्दी, लेकिन अभी जो है वो चार्जशीट हुए हैं, अब ट्रायल जो है वो आगे अब चलेगा। ठीक है। अच्छा नौशाद अली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या 9 मई वाला मामला जो दूसरा हिस्सा है, इसमें क्या इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साकिब साहब ने आपको बताया कि इसके दो हिस्से हैं। जब उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी तो वो एक हाउसिंग सोसाइटी से हुई थी और आपको याद होगा जो पहली प्रेस रिलीज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की यानी ISPR की तरफ से आई थी, उसमें ये कहा गया था कि उनके सर्विस में रहते हुए जो मामलात थे उसके ऊपर उन्हें जो है इंक्वायरी हो रही है। लेकिन 9 मई का वाकया तो उनके रिटायर होने के बाद का है और आपने जरा अगर थोड़ा गौर से उन अल्फाज को पढ़ें तो उसमें यह कहा गया 9 मई और उस जैसे वाकयात, यानी बशमूल 9 मई, सिर्फ एक अकेला 9 मई नहीं है। यानी उस दौरान जो उनकी सर्विस की रिटायरमेंट के बाद जो मामला है, जो फितना अंगेजी है या शारंगेजी है या बेअमनी है, ये सारी चीजें जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं इस वक्त तक, जब तक कि ये चार्जशीट की बात की जा रही है। अब ये जो पहलू है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहलू जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल, और वो भी लेफ्टिनेंट जनरल जो साबिक DG ISI रहे हों,
एक इदारा अपने साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ जब कोई इंक्वायरी करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऐसा मौजूद है कि कम से कम इंक्वायरी शुरू हो गई। और फिर इंक्वायरी के बाद ये जो साकिब साहब ने कहा कि सिविलियन मुकदमात का तरीकाकार कुछ और होता है, लेकिन कोर्ट मार्शल का जो मामला है उसमें हम जितना जानते हैं वो यही है कि आर्मी रूल्स के मुताबिक जब आप चार्जशीट कर देते हैं तो उसके बाद बड़ी तेजी से मुकदमा जो है वो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यकीनन वकील उनको दिया गया है, लेकिन ये जो मामला है जब आप इन सारे सिनारियों को देखते हैं, यानी फर्ज कीजिए 9 मई या उसके बाद के जो उनकी रिटायरमेंट के बाद के मामलात, अगर मुल्की मामलात को देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसमें लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इमरान खान साहब को गोलियां लगने वाले मामलात हैं, फिर जमान पाक जितनी देर जो नो गो एरिया बना रहा वो भी है। इसके अलावा भी दीगर इस तरह के बहुत से मामलात हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं। और जब अगर इनको इंटरलिंक करें तो ये याद रखें कि वो DGISI थे और उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। अब तक जो साबिक आर्मी चीफ है बाजवा, उनका जो कमर जवेद बाजवा का नाम सामने नहीं आया क्योंकि वो इमरान खान साहब को जवाबदेह थे, जनरल जो हमीद थे, तो फैज हमीद थे। और फैज हमीद साहब के बारे में जो गुफ्तगू थी वो नवाज शरीफ साहब भी उनका नाम ले रहे थे, मरियम नवाज भी ले रही थी, और भी दीगर हलकों से ये सब बात सबके सामने आ रही थी कि 10 साल प्रोजेक्ट है और उन्होंने आर्मी चीफ बनना है। इस ख्वाहिश में जो भी मामला जिस तरह के भी थे, मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आएगा, ये जो भी फैसला करने वाले हैं वो जानते हैं। लेकिन अब तक की जो पेशरफ्त है, या जितना भी मैं इसको अपनी जिसको जजमेंट कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं मेरी राय कह सकते हैं, तो मेरी राय में ये सारे जो मामलात हो रहे हैं ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि नताइज जो हैं या इसका नतीजा या इसका जो मामला है वो इस केस का फैसला क्या हो सकता है। और उस केस के फैसले के जरिए ही इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनके लिंक भी स्टैब्लिश होते हैं। वरना मैं तो समझता हूं कि अगर ये मामला नहीं है तो फिर जनरल फैज हमीद को शायद पकड़ने की जरूरत ही ना ठीक है, ये लिंक्ड है, ये हो सकते हैं शामिल तफ्तीश, आप समझते हैं। बतूर राजपूत साहब, आपके नजदीक अभी जिक्र किया गया जनरल बाजवा का, आज खुद बानी PTI ने भी उसका जिक्र किया, इमरान खान साहब ने भी कहा लंदन प्लान की तकमील में उनका हाथ था, उससे पहले मियां नवाज शरीफ भी उनका भी नाम लेते रहे। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अगर मामला है तो क्या जनरल बाजवा को भी उनका भी एहतसाब किया जा सकता है आने वाले दिनों में? जी थैंक यू। देखिए, इस हवाले से 1-1.5 साल से हम सुन रहे हैं, SPR भी प्रेस देती रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, और इस दौरान भी बहुत सारे साफियों ने ये सवाल पूछा है जो इस वक्त आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें जो सिविलियंस होंगे क्या उनको भी इतना ही टफ टाइम दिया जाएगा। तो उसमें आपको याद होगा कि कभी भी कोई बहुत वाज़ेह जवाब नहीं आया, बल्कि बिटवीन द लाइंस जवाब आया है, क्योंकि इस वक्त सिविलियन कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस को फौजी मुकदमों में ट्रीट कैसे करेंगे उसमें एक डिसएग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हम ये सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं कि क्या इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। लेकिन बिल्कुल उनके लिए जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल है इस वक्त PTI के लिए, क्योंकि जैसे अभी हमारे कॉलीग ये कह रहे थे कि जो फैज हमीद का पकड़ा जाना या उनके खिलाफ सेफ सिटी की कार्रवाई शुरू होना या किसी और कोई और एक ऐसा सीन सेटअप हो जाना जो उनके खिलाफ जाए, वो सिर्फ उनका इनफरादी नहीं था, इट वुड डू अ लॉट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जरूर है, इसकी एक पॉलिटिकल टाइमिंग भी जरूर है। लेकिन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है ये कहना कि कोई भी इदारा अपने तारीख के किसी भी वक्त में जब भी खुद एहतसाबी करता है और वो अपने ही किसी फर्द को पकड़ के कड़ी सजा दे, वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, उसका स्केल क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो सजा कितनी कारआमद होगी आने वाले वक्त में, क्या कोई जल फैज हमीद नहीं पैदा होगा, उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, ये सारे सवाल अनआंसर्ड है। लेकिन इस वक्त जो फौज ने किया है, इस वक्त जो इदारे ने किया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां तक जल बाजवा की आप बात करें, देखिए जल बाजवा तो खुद इंटरव्यूज देते रहे और में मुकर जाते थे कि मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए। वो जर्नलिस्ट को खुद बुलाते रहे हैं, जर्नलिस्ट को खुद इंटरव्यूज देते रहे हैं, और बाद में वो कहते थे कि मेरी किसी से इंटरेक्शंस नहीं हुई। सो ही वाज वेरी मच पॉलिटिकली इन्वॉल्व। और जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या टॉक थी जो उनकी रिटायरमेंट से पहले थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पॉलिटिकल रोल था जो कि अब नहीं है। इसका मतलब है कि वो तो मान के गए कि उनका पॉलिटिकल रोल था। तो अब ये देखना होगा कि इदारा या फौज जल बाजवा को कैसे ट्रीट करती है, क्योंकि जल बाजवा तो खुद अपनी आखिरी प्रेस टॉक में कह के गए कि एक रोल था जो कि अब नहीं होना चाहिए। वो तो ये एतराफ करके। अच्छा, अब इसमें ईसा नकवी साहब, एक तो जाहिर है जब
अगर इमरान खान साहब को ज़ाहिर लिंक किया जा रहा है और बार बार जिक्र भी हो रहा है, फैसल बड़ा का भी बयान आपके सामने है, तो क्या ये फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा, मिलिट्री ट्रायल होगा इमरान खान साहब का, या सिविलियन ट्रायल होगा? एक तो ये बड़ा अहम सवाल है, और दूसरा पीटीआई से रिलेटेड है, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आप इस प्रेस रिलीज़ का बगौर जायज़ा लेते हैं तो इसमें जो चार्जशीट किया गया है उसमें कहीं भी ताल्लुक़ मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का है। यहाँ पर ताल्लुक़ जो है वो उनके सर्विस के दौरान जो कुछ करते रहे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इसका। देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़, उसमें आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो बताया गया है। और फिर मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि आज इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये पता चला कि फ़ौज का सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना एक जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा भी है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज प्रेस रिलीज़ में कहा गया है ISPR के मुताबिक चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, यानी सियासी सरगर्मियों में अगर फ़ौज मुलव्वस हो तो ये एक जुर्म है और हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि शायद ये चीज़ बड़ी मानाखेज़ भी है इसका प्रेस रिलीज़ में मौजूद होना। फिर आगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अब ये ज़ाहिर है ये चीज़ें एक्सप्लेन होने वाली हैं, हमारे इल्म में नहीं है कि किन अफराद की बात की जा रही है। क्या सियासी शख्सियात जो इल्ज़ामात लगाती रही हैं? गुजरांवाला में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, मौजूदा रूलिंग पार्टी के सदर हैं, उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा आपको जवाब देना होगा, जनरल फैज़ हमीद आपको जवाब देना होगा। मौजूदा जो मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं वो ये कहते हैं कि वो एक साबिक़ आर्मी चीफ़, जब वो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ़ थे, उनके ससुर के घर मुलाकातें करते थे, उनको ऑफ़र्स की जाती थी कि 2019 में हुकूमत ले लो, या फिर जो है वो 2019 में ये कहा गया कि पहले पंजाब ले लो, उसके बाद आपको मरकज़ में हुकूमत दे देंगे। तो ये सब कुछ तो ऑल अलोंग चल रहा था। वही वो वक्त जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ हमें ये बता रही थी कि इन दोनों शख्सियात से ज़्यादा जालिम कोई नहीं है, ये कीड़े छोड़ देते हैं सेल्स में और चीनी फेंक देते हैं बालों में। एन उस वक्त ये सब ऑफ़र्स दी जा रही थी। राना सनाउल्लाह ने इस बात की गवाही दी। उसके बाद दीगर लोगों ने। जो आपका सवाल है कि इमरान खान साहब, देखें वो इमरान खान साहब वाला मामला तो तब आएगा जब 9 मई या पोस्ट रिटायरमेंट वाक़यात। अब ये प्रेस रिलीज़ जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर नहीं करती कि किन मामलात की बात की गई है, लेकिन जिन मामलात की बात की गई है उसमें तो फिर डिसिप्लिन फॉलो होता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर एक और इंस्टीट्यूशन बना के तो एक लेफ्टिनेंट जनरल नहीं कर रहे थे ये सब कुछ। तो जो ड्राइवर होता है वो ये नहीं कह सकता अगर कहीं कोई वाक़या हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप एक ग्रुप जाता है कहीं पर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो ड्राइवर ये कहकर मुबर्रा नहीं हो सकता कि जी मैं तो सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, या मैं तो सिर्फ साथ बैठा हुआ था, मैं तो गाड़ी से उतरा भी नहीं, फ़लाँ शख्स ने उतर के ये सब कुछ किया है। तो फिर ये तो फिर पूरा इंस्टीट्यूशन में उस वक्त कौन चेन ऑफ कमांड में किस जगह पर बैठा हुआ था, उसके नाक के नीचे तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये भी सवाल होगा को फॉलो किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी बताएं कि उनके जो इल्ज़ामात थे वो गलत थे या वो इल्ज़ामात दुरुस्त थे। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ही लिंक है ये सवाल। फैसल बड़ा साहब अगर ऐड करने दीजिए मुझे। जी नौशाद ये जो ईसा साहब के पास, मेरे ख्याल ईसा भाई के पास वो प्रेस रिलीज शायद पूरी नहीं आई। मेरे पास जो प्रेस रिलीज आई है, जो मेरे तक आई थी, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। जी ये चार्जेस में नहीं है ना, जिसमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसमें ये नहीं है, अलहदा से तफ्तीश चल रही है। तो जाहिर है कि फॉलो अप में यकीनन ये भी आएगा, फिल वक्त नहीं आया, चार्जशीट में नहीं है। ठीक, 9 मई से जुड़े वाक़यात का जिक्र उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने किया था कि इसका लिंक जो है वो होगा। नहीं आई एग्री। ये तो जाहिर है कि अब अगला मरहला होगा ना। अभी फिलहाल तो आपके सामने जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जो चार्जेस हैं उसमें 9 मई शामिल नहीं है, उसकी तफ्तीश अलहदा से जारी है। जब वो जाहिर है कि तफ्तीश हो जाएगी और उसके चार्जेस फ्रेम होंगे, एक और केस होगा, फिर वो मरहला आएगा जहां पर इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट या तहरीक इंसाफ के साथ किस जरिए से कैसे लेजॉन था, वो मामला तो तब आएगा। अच्छा, इसी में इसे आप क्या समझते हैं? जाहिर है ये मामला तो हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं, जरा साकिब बशीर साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ। साकिब साहब ये बताइएगा, फैसल बॉडा जो बयान दे रहे हैं कि 14 दिसंबर से पहले फैज़ हमीद को सज़ा हो जाएगी, एक तो वो किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ
आप क्या समझते हैं? 14 दिसंबर ज़ाहिर है कॉल है पीटीआई की जानिब से, तो क्या वो पाया तकमील तक पहुंचेगी या रुक पाएगा? नहीं, वो फैसल वाडा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी बातें करते हैं, और वो सज़ा ना सही ये ख़बर आ जाना भी मेरे ख्याल में उनकी आधी ख़बर तो उसकी तस्दीक तो हो गई ना। तो फैसल वाडा जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद करते हैं। माजी में हमने देखा कि पीटीआई से जब बल्ले का निशान लेने की बारी थी तो फैसल वाडा वाहिद मेरे ख्याल में मुल्क भर में कोई होंगे कि जो 6 महीने पहले ही कह रहे थे कि जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। तो फिर वो सब ने देखा कि जो नहीं, हमें भी नज़र आ रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं करेगी, और लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने किया और धड़ल्ले से किया और वो निशान नहीं था। इसी तरह और भी बहुत सारे जो वाक़यात मौजूद हैं। जहाँ तक मैं दो जो एलिमेंट्स पे बात करूँगा। नंबर 1 तो ये है कि जो चार्जेस की इन्होंने बात की है 9 मई को तो अलग कर दिया है, लेकिन सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको मेरे ख्याल में पीटीआई को आप इस मामले से अलग नहीं कर सकते। उसकी 2 किस्म की वजूहात हैं। एक तो ये वाज़े नज़र भी आ रहा है कि पीटीआई के वो करीब थे जब वो डीजीआई थे, या उसके बाद की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मतलब ये बात की जाती है कि वो करीब थे कि सियासी सरगर्मियों। लेकिन दूसरी जानिब वो मुस्लिम लीग नून से भी मिलते रहे हैं या उनकी ऑफ़र्स को करते रहे हैं, या गवर्नमेंट लेने और उसके हवाले से। और उसमें जनरल बाजवा को आप अलग नहीं कर सकते। वैसे इस सारे मामले में जनरल बाजवा भी उनके जो है वो आर्मी चीफ थे, और उनकी साथ जो है वो हमने हमेशा से उनको देखा है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अब अफराद को नाजायज़ नुकसान किस को पहुँचाया गया ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना ये एक बहरहाल अच्छी बात है। ईसा नकवी साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि ये एक चीज़ आई है ऑफिशियली कि जो आर्म फोर्सेस हैं, बल्कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस लगा हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई सियासी सेल या इस किस्म की चीज़ नहीं है, तो आप इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दें, क्योंकि ये वो 90 में जब पैसे वगैरह तकसीम हुए थे तो वो पुराना केस चल रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जमा करवा दें। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ इसमें आई है। इमरान खान साहब के हवाले से कि उनका इस केस में वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। तकरीबन 2-2.5 माह पहले इमरान खान साहब ने एक पिटीशन भी फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनको खदशा है कि उनको शायद मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया जाएगा। उसमें एक नुक्ता सामने आया था, वो बड़ा अहम था कि अगर उनको मिलिट्री की कस्टडी में दिया जाना है तो उसका एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है लिखा हुआ। उस तरीक़ाकार को जो है वो अदालत ने कहा था कि जो स्टेट है उस पर अमल करेगी, कि आपने अगर उनकी कस्टडी लेनी है तो फिर आप मुतलका जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको एक एप्लीकेशन जाती है, फिर मुतलका मुलज़म को भी उसका नोटिस होता है, उसका वकील भी आता है, जो उनको सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो अपना फैसला करता है कि इनकी हवालगी होनी है या नहीं होनी। तो ये एक प्रोसेस इसमें मौजूद है। अब इमरान खान साहब के हवाले से लिंक कौन सा है, ये प्रेस रिलीज खामोश है, इंफॉर्मेशन नहीं है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, वो डेफिनेटली वो तो हम पिछले 4 माह पहले भी सुन रहे थे कि वो तो फैसला सुनाया जाना है, सजा देने लगे हैं। अभी भी रिसेंटली भी मैंने कई जगह देखा सुना, अच्छे भले लोग जो है जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि जी चंद दिनों में सजा सुना दी जाएगी। सजा तो नहीं, लेकिन उनका चार्ज जो है वो चार्जशीट किया गया है। अब देखना यह है कि ये लिंक कहाँ पे बनेगा, क्योंकि लिंक स्टेब्लिश करना, साबित करना बड़ा अहम होगा। उसकी एक चीज मैं आखिरी जिक्र कर लूं, क्योंकि ये केस जब ट्रायल आगे बढ़ेगा ना, ट्रायल का फैसला तो जो भी होना है हो जाना है, ये अल्टीमेटली जो सिविलियंस कोर्ट में चैलेंज होगा आगे जाकर ना। मतलब फैसला फॉर एग्जाम्पल फैज हमीद की हक में आता है या खिलाफ आ जाता है फर्ज करें, या इमरान खान साहब को भी उसमें रख लेते हैं तो वो इमरान खान उनके खिलाफ भी आ जाता है, तो ये अल्टीमेटली सिविलियंस कोर्ट में आएगा। तो फिर सिविलियंस की कोर्ट में जो हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे फिर इसको स्टेब्लिश करना भी अहम होगा कि उस लेवल का एविडेंस मौजूद है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बतूल साहब इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की,
तो ज़ाहिर है सिविल नाफरमानी की तहरीक से पहले जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये है कि एक तो उनके कैदियों को रिहा किया जाए और दूसरा 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या ये मुतालबात इतने मुश्किल है कि हुकूमत इनको पूरा नहीं कर सकती? इससे पहले मैं एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ जो साकिब बशीर साहब कह रहे थे, क्योंकि ये बहुत अहम है, बल्कि मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि इमरान खान ने अपना कंसर्न शो किया कि ऐसा हो सकता है, और हमें एक तरह से नज़र भी आता है कि ये क्या ये मुमकिनात में से हो सकता है नहीं। लेकिन जब कोर्ट में ये मामला उठा था तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से चूंकि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई थी और गवर्नमेंट ने ऐसी कोई दरख्वास्त इनिशिएट ही नहीं की थी, इसलिए कोर्ट ने इसे रद्द किया था कि जब तक कोई प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा तो हम आपको इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते, वी कैन नॉट कीप इट एज अ केस। तो ये अभी देखना बहुत अहम है कि जब गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं कर रही तो फिर ये सवालात क्यों उठ रहे हैं? सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि इट हैज टू डू अ लॉट विद पीटीआई, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा एस्टेब्लिश पर। जहाँ पे आप सिविल नाफरमानी की बात करें, देखिए तो इमरान खान ने माजी में भी कहा था बिल्स फाड़े, बिल्स नहीं दें, आग लगा दें, बाहर निकलें। देखिए ये बिल्कुल जमहूरी रवैया नहीं है। पहले भी जब इमरान खान ने ऐसा कहा था तो ही कुड नॉट कीप अप विद दैट। जो सिविल डिसोबीडियंस की पहले भी जैसे बात की थी, जब उन्होंने सैकड़ों दिन बैठे रहे थे इस्लामाबाद में, तो ये इसको कोई सपोर्ट नहीं करता और ये होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान को इस सियासी सोच से बाहर आ जाना चाहिए कि वो लड़ना या अब्यूज करना सोशल मीडिया पे या एक स्टैंड ले लेना, क्या हासिल कर लिया इमरान खान ने स्टैंड लेके? आज तक उन्होंने जो भी स्टैंड लिया उससे उन्होंने हासिल क्या किया? वो सही। जेल से बाहर नहीं निकल सके, वो किसी लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं ले सके। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी का आप मुल्क क्या करें? मतलब वी आर हैप्पी दैट यू आर दिस मच पॉपुलर। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पॉपुलर हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी जानों से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो आपसे प्यार करता है, लेकिन मुल्क को आपकी पॉपुलैरिटी से हासिल की क्या हुआ? क्योंकि उस पॉपुलैरिटी के बेस पे आपने क्या किया? आपने क्या कोई बहुत जबरदस्त सियासत की है? आपने क्या बहुत जबरदस्त मुज़ाकरात का कोई टेबल सजा दिया है? ये कैसी पॉपुलैरिटी है जो आपको एक लीडर की हैसियत से इतना तो कन्विंस कर नहीं सकती कि आपको बात करनी चाहिए? एक दिन आप कह रहे हैं आपने बात करनी है, दूसरे दिन आप कह रहे हैं आपने बात नहीं करनी। फिर सही। आप लोगों को निकालते हैं, लोग अपने बच्चों को, बीवियों को, खानदानों को लेके आ जाते हैं रोड्स पे आपकी एक कॉल पे, और फिर आपकी अहलिया ये कह के वापस चली जाती है कि मेरे साथ कोई रुका नहीं था, मुझे जाना पड़ा। और फिर जो सीएम के भी के उन्हें कहना पड़ता है कि उन्हें किसी प्राइवेट एक्टिविटी के लिए जाने की इजाजत नहीं मिल रही क्योंकि उनके कारकुनान उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो ये सारा वो लेकुना है लीडरशिप का जो पीटीआई में देख रहे हैं। और मुझे बिल्कुल इम्प्रेस करता जब इमरान खान कोई बहुत एग्रेसिव कॉल देते हैं, क्योंकि देखिए उनकी किसी भी एग्रेसिव कॉल का कोई फायदा नहीं हुआ ना। जो जीनियस होता है, जो पॉलिटिकल जीनियस होता है, उसकी पॉलिटिकल गिमिक्स होती है। वो कुछ ऐसा स्टेज बनाता है जिससे उसको भी फायदा हो, उसके वोटर को भी फायदा हो और मुल्क को भी बज़ाहिर एटलीस्ट फायदा हो। लेकिन इमरान खान की सियासत में ऐसा कुछ था कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ गेन नहीं किया इस सारी सूरत हाल में अभी तक। नौशाद साहब, आप क्या समझते हैं? ये अभी वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ का भी ये बयान सामने आया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो मुल्क दुश्मनी है, तो बड़े ज़ाहिर है इस तरह के बयानात हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए मुल्क की इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन साथ ही जो है वो सख्त बयानात हुकूमत की जानिब से आते हैं। आमतौर पर हुकूमतें नर्म रवैया अख्तियार करती हैं अगर इस तरह का माहौल बनाना हो। क्या वजह है कि हुकूमत भी उकसाती नजर आ रही? देखिए, हुकूमत को नजर आ रहा है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हॉट वाटर्स में है और कोई बहुत अच्छी बार्गेन पोजीशन पे नहीं है। खास तौर पर ये जो धरना था इस्लामाबाद का और ये अब जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, तो हुकूमत को बहुत ज्यादा संजीदा, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा संजीदा, हालांकि हुकूमतों को संजीदा होना चाहिए। ये जो जो मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मुल्क की जड़ों को खोखला कर देता है। और शाम में आपने हालात देख ही लिए हैं, चाहे 13 साल बाद ही सही, 13 साल ये वाले थे स्ट्रगल के, तो 2 4 5 साल उनको बनने में भी लगे होंगे, उससे पहले थॉट भी होगी। सो मेरे नज़र में, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत को संजीदा होना चाहिए, और अगर वो संजीदा नहीं हो रही तो ये टेबल टर्न होते टाइम नहीं लगता, ये टेबल बहुत जल्दी टर्न हो जाती हैं। इमरान खान साहब का भी जो ख्याल था कि अभी जो है वो सूरज गरूब नहीं हुआ, मुझे आज वाकया याद आ रहा है। वो शामी साहब सुनाया करते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान के जो इक़्तिदार है, उसका जो 12 बजने के बाद और 12 बज के 1 सेकंड में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क, 1 सेकंड का फर्क होता है। तो ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें कहा लेकिन पता नहीं चलता कि वो कब 1 सेकंड गुजर जाता है।
सो इसलिए ये 1 सेकंड का ही वक्त होता है जिसका पता नहीं चलता। तो चाहे वो आज की हुकूमत हो, चाहे इससे पहले की हुकूमत हो, या आने वाली कोई हुकूमत हो, असल जिम्मेदारी उन हुकूमतों को समझनी चाहिए कि जो अपोजिशन में होते हुए कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं तो वो तमाम राग उनको भूल जाते हैं और वो नए राग अलापना शुरू कर देते हैं। वो वही राग होते हैं जो पुरानी हुकूमतें अलाप रही होती हैं और आने वाली हुकूमतें वही राग अलापना शुरू करती हैं। असल मसला ये है कि जो हुकूमत में बैठा है, पहल उसने करनी है। उसने पहले वो जो अपने आप को लीनियंट करना है, लीनियंट करके उसने जो अपोजिशन की साइड पे है, अपोजिशन तो करती ये है कि वो इंतशार पैदा करे, मसाइल पैदा करे, ताकि हुकूमत जो है वो सही तरीके से काम ना कर सके। और हुकूमत की कोशिश ये होती है कि जितना से ज्यादा इस्तेहकाम आएगा उतना ज्यादा जो है ना उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट होगी, उसके लिए आसानी होगी काम करने की। तो हुकूमत ने डिलीवर करने के लिए ये जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब ताकत आती है तो ताकत के साथ फरमाइशें भी आती हैं। चूंकि ताकत जो है वो अवाम के वोट से उस तरह डायरेक्टली बिल्कुल बराह रास्त उस तरह से नहीं आती, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत मिलावट होती है, और जो मिलावट होती है वो जो बेसिकली उसकी ख्वाहिशें पूरे करते करते वो हुकूमतें जो है वो अपने लिए अपना गड़ा खोद लेती हैं और फिर खुद दफन हो फिर जाती खुद हैं उस गड्ढे में गिर जाती है। ये जरूरी अब हमारी ये है- सियासी तारीख का हिस्सा है। इसे नकवी साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने मिलकर मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी थी, आपके इल्म में क्या कोई मुज़ाकरात का एनवायरनमेंट बन रहा है? देखिए, हुकूमत के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बात है तो बड़ी अनपॉपुलर या कह लें कि अनडेमोक्रेटिक बात है कि हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप खुद सवाल करें, लड़ाई किसकी है? क्या लड़ाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की है? तो फिर आप तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात करवा लें। अगर लड़ाई किसी और की है तो फिर उनके दरमियान बराह रास्त बातचीत होनी चाहिए। और इस लड़ाई का नुकसान कितना हो चुका है आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, ख़ुद आप अपने आप से सवाल कर लें, लोगों से बाहर जाके बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त लोगों को फ्यूचर के हवाले से, अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से इस वक्त बड़े जो है वो वहमे लाहक हो चुके हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाला वक्त मज़ीद के कितनी मुश्किलात ला सकता है। मौजूदा हुकूमत जो है उसका फ़ोकस फ़िल वक्त भी इमरान ख़ान है, मुल्क के असल मसाइल इस वक्त भी फ़ोकस नहीं है। और तहरीक इंसाफ जो है उसको भी ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि सियासत जो है उसमें किस हद तक जाना है। रूल्स ऑफ द गेम यही सियासतदान तय करते हैं। अगर आपने ये रूल ऑफ द गेम बनाना है कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो ये आपका राइट है कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चला सकते हैं, आप रेमिटेंसेस रोक सकते हैं, आप बिल जला सकते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में आपको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि आपने कोई हक तो देना है अपोजिशन को। आप कहें कि जनाब आप चोलिस्तान में कर लें, चोलिस्तान का पॉइंट बता दें कि भाई वहाँ पर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त है, वहाँ पर अगर आप जलसा करेंगे तो हम आपको नहीं रोकेंगे। आप देख लें संगजानी वाला जलसा जो है जो 8 सितंबर को हुआ था, वो 22 को तरनौल में होना था। तरनौल के जलसे को मुलतवी कराने के लिए जेल का दरवाज़ा खोला गया, उन्होंने मान लिया आपकी बात, तो आप उस 8 सितंबर के जलसे को हो लेने देते। अगर आपने उस वक्त रुकावटें डाली होती तो शायद स्टेज से उस किस्म की तकारीर ना होती जिसके नतीजे में फिर आपको पार्लियामेंट में घुस के लोगों को उठाना पड़ा। सही। और इससे क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में? आपका जो टोटल फोकस है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल ही आउट नज़र आता है। हुकूमत ये तय करने के लिए नहीं कि अब ये भी नहीं तय कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो भी आपके पास एहतजाज का हक ही ख़त्म कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता? क्या कोई नो गो एरिया है पाकिस्तान के आइन में डिटरमिन के फलां जगह आप नहीं जा सकते? ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं साहब। मुझे भी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक पे मजीद भी इसका जिक्र करेंगे और पॉलिटिकल सिचुएशन का भी और केसेस के हवाले से भी बात करेंगे। साथ रहिएगा।